टेक्स्ट शॉर्ट हिस्सा अव्वल इमरान सीरीज मुसन्निफ मजर कलीम एमए। इमरान ने कार फैयाज के दफ्तर से कुछ दूर रोकी और फिर नीचे उतरकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुपर फैयाज का चपड़ासी इमरान को आते देखकर स्टूल से उठ खड़ा हुआ और इमरान के करीब पहुंचने पर उसने बड़े जोरदार अंदाज में इमरान को हाथ उठाकर सलाम किया। अगर तुम मुझसे भी अस्सलाम वालेकुम कह देते तो कुछ फजल रब्बी भी मिल जाता, खाली हाथ हिलाने से तो सिर्फ तनख्वाह ही मिल सकती है। इमरान ने वालेकुम अस्सलाम कहते हुए चपड़ासी से मुखातिब होकर कहा, फजल रब्बी, मगर साहब मैं तो। चपड़ासी ने खौफजदा लहजे में कहा। वो न जाने फजल रब्बी से क्या समझा था। मेरा मतलब था, जब अल्लाह ताला इस तरह खुले तौर पर सवाब लुटाना चाहता है कि बस तुम्हारी जुबान हिले और वहां तुम्हारे सवाब के खाते का मीटर ठक ठक चलने लग जाए, तो फिर कुछ तुम्हें भी करना चाहिए। इमरान ने कहा और पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हो गया। चपड़ासी के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार उसने देख लिए थे। कमरा खाली था। मैं माफी चाहता हूँ साहब, आपने वाकई दुरुस्त कहा है, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। उसी लम्हे चपड़ासी ने दफ्तर में आते हुए शर्मिंदा से लहजे में कहा, ओके, ये तुम्हारा साहब कहाँ है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। बड़े साहब के पास गए हैं, चपड़ासी ने जवाब दिया। ओके, जाकर एक बोतल ले आओ साहब के खाते से, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और चपड़ासी तेजी से मुड़कर बाहर निकल गया। इमरान आजकल फारिग था और फैयाज से मिले हुए कई दिन गुजर चुके थे, इसीलिए आज इमरान ने फ्लैट से निकलते ही कार का रुख फैयाज के दफ्तर की तरफ मोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद चपड़ासी ने मशरूब की एक बोतल लाकर इमरान के सामने रख दी और इमरान आहिस्ता आहिस्ता मशरूब सिप करने लग गया। अभी उसने आधी बोतल ही सिप की थी कि फैयाज ढीले कदमों चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। तुम कब आए? फैयाज ने अंदर दाखिल होते ही चौंक कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा, अभी आधी बोतल खत्म हुई है, इससे तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो, आखिर सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के सुपरिटेंडेंट हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। काश मैं सुपरिटेंडेंट होने की बजाय घसियारा होता, फैयाज ने इंतहाई झुल्लाए हुए लहजे में कहा और अपनी कुर्सी पर इसी तरह ढेर हो गया जैसे मीलों दूर से दौड़ता आ रहा हो। और इमरान समझ गया कि सर रहमान ने उसे आम हालत से कुछ ज्यादा ही डोज दे दी है। वो तो तुम वैसे ही हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या हूँ? फैयाज ने चौंक कर पूछा। उसके तस्वर में भी ना था कि उसने जुल्लाहट में क्या कह दिया है। घसियारा? तुम खुद ही तो कह रहे थे कि काश घसियारा होता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे ही दफ्तर में बैठकर और मेरी तरफ से मशरूब भी पी रहे हो और मुझे ही गाली भी दे रहे हो। फैयाज की जुल्लाहट और बढ़ गई। तुम्हारी तरफ से मशरूब लाहौल फलक हुआ था, मैं समझा चपड़ासी अपने रिस्क हलाल से मुझे मशरूब पिला रहा है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो मेरी कमाई हराम की है, क्यों? फैयाज ने आंखें निकालते हुए कहा। कमाई? तो तुम कमाई भी करते हो, मैं तो समझा था सिर्फ तनख्वाह पर ही गुजारा करते हो, इमरान ने उससे भी ज्यादा आंखें निकालते हुए कहा और फैयाज बेख्तियार झिम गया। मैं बेहद परेशान हूँ इमरान, प्लीज मुझे और परेशान न करो, फैयाज ने आखिरकार हथियार डालते हुए कहा। क्या हुआ? क्या डैडी ने डोज की मिकदार बढ़ा दी है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बताऊं इमरान, तुम्हारे डैडी जैसा सख्त और बेरहम अफसर शायद ही दुनिया में दोबारा पैदा हो। बस जरा सी गलती हो जाए हशर कर देते हैं मातेहत का, फैयाज ने रो देने वाले लहजे में कहा। जरा सी गलती का मतलब है गलती बहरहाल है, चाहे जरा सी हो या उसका कद लंबा हो गया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? और उसके बावजूद तुम जिंदा सलामत भी हो और दफ्तर में भी बैठे हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। जिंदा? दफ्तर में? क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? फैयाज ने हैरान होकर कहा। तुम जिस ओहदे पर हो उस ओहदे पर गलती का मतलब होता है कि तुमने पाकिशा के खिलाफ किसी संगीन जुर्म को नजरअंदाज कर दिया है। डैडी यकीनन अब बूढ़े हो गए हैं, वरना तुम्हारा अब तक कफन दफन भी हो चुका होता, इमरान ने कहा तो फैयाज बेख्तियार हंस पड़ा। इसलिए तो खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, फैयाज ने जवाब दिया और इस बार इमरान उसके खूबसूरत और बरवक जुमले पर बेख्तियार हंस पड़ा। बहुत खूब, इसका मतलब है कि डैडी की झाड़ से तुम्हारे जहन की बैटरी चार्ज होती है। बहरहाल तुमने शायद जिंदगी में पहला ये अच्छा फिक्रा कहा है, इसलिए बताओ किस गलती पर तुम्हें झाड़ पड़ी है? मैं बगैर किसी मुआवजे के खालिसतन फी सबीलिल्लाह तुम्हारी मदद करने पर तैयार हूँ, इमरान ने कहा। मुआवजा? फी सबीलिल्लाह? क्या मतलब? ये मुआवजा कहाँ से घुस आया? फैयाज ने आंखें निकालते हुए कहा। मैंने हमेशा फ्लैट का दरवाजा बंद रखा है ताकि मुआवजा घुस ही न सके, चुनांचे आगा सुलेमान पातशाह मुआवजे के बगैर चाय की प्याली भी नहीं देता, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपने यार फैयाज के पास चलते हैं। उसके दफ्तर में तो मुआवजे कतार बनाकर और हाथ बांधकर मुसलसल दाखिल होते रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर तुमने फिक्रा ही ऐसा कह दिया है कि तबीयत खुश हो गई है, और जब तबीयत खुश हो जाए तो फिर फी सबीलिल्लाह काम करके सवाब क्यों ना कमाया जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फैयाज भी हंस पड़ा। तो तुम यहाँ ये सोचकर आए थे कि मुझसे रकम हासिल करोगे? तुम जैसा खुदगर्ज आदमी शायद ही दुनिया में दूसरा हो, फैयाज ने हंसते हुए कहा। अब उसके चेहरे पर जुल्लाहट के आसार खत्म हो गए थे।
सोचने से अगर रकम मिल जाया करती तो सारे फिलोसोफर करोड़ों अरबोपति होते। बहरहाल तुमने वो गलती नहीं बताई, इमरान ने कहा। मामूली सी बात है, एक नौजवान औरत को कत्ल कर दिया गया है और उसके कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को एक कार्ड मिला है जिस पर किसी अजीब से परिंदे की तस्वीर बनी हुई है और नीचे लिखा हुआ है लास्ट। इस कार्ड का इल्म इंस्पेक्टर जमील को हुआ तो उसने जाकर सर रहमान के कान में न जाने क्या फूंक मारी कि सर रहमान ने मुझे बुलाकर हुक्म दे दिया कि मैं इस तंजीम का पता चलाऊं जिसका ये कार्ड है। अब तुम खुद बताओ, और एक मामूली से कार्ड का किसी तंजीम से क्या ताल्लुक? लेकिन तुम्हारी डैडी मुस्र है कि ऐसे कार्ड कोई खतरनाक तंजीम ही इस्तेमाल करती है, इसलिए फौरन उसका पता चलाओ। बस ये बात है, तुम खुद सोचो। इस जैसे हजारों कार्ड मैं खुद किसी भी प्रेस से छपवा सकता हूँ। चलो मान लिया कि कार्ड किसी तंजीम का है तो होता रहे, अब कार्ड पर उस तंजीम का पता तो नहीं लिखा हुआ। खौमाखा पुलिस केस को इंटेलिजेंस के खाते में डाल दिया, फैयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। वो कार्ड कहाँ है? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। मैंने भी इंस्पेक्टर जमील के जिम्मे डाल दिया है कि अब ढूंढता फिरे तंजीम को, उसी के पास होगा, फैयाज ने कांधे उचकाते हुए कहा। बुलाओ इंस्पेक्टर जमील को, ये कोई नया इंस्पेक्टर लगता है, इमरान ने कहा। हाँ, नया भर्ती हुआ है, इसीलिए तो खौमाखा की मुसीबत हमारे गले में डाल दी है उसने, फैयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। और साथ ही उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर इंस्पेक्टर जमील को दफ्तर में ही पहुंचने का कहकर रिसीवर रख दिया। क्या तुम वाकई इस काम में संजीदा हो? फैयाज ने रिसीवर रखकर हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, क्यों, क्या मुझे संजीदा नहीं रहना चाहिए? इमरान ने कहा। लेकिन ये सुन लो कि मेरे पास कोई रकम नहीं है, मैंने सारे अकाउंट बंद करके सारी रकमें अस्पतालों में खैराती इदारों में दे दी हैं और अब मैं किसी से कोई रकम नहीं लेता, सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा कर रहा हूँ, फैयाज ने कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया। मैंने तुमसे रकम मांगी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मांगो भी सही तो अब नहीं मिल सकती, फैयाज ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। ठीक है, अब मुझे मांगने की जरूरत भी नहीं रही, इमरान ने उसी लहजे में जवाब दिया तो फैयाज चौंक पड़ा। जरूरत नहीं रही? क्यों, क्या कोई खजाना हाथ आ गया है? फैयाज ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, अल्लाह के एक नेक बंदे ने अपने सारे अकाउंट बंद करके भारी रकम के बैरर सर्टिफिकेट खरीद लिए हैं, क्योंकि इन सर्टिफिकेटों के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होता, इसलिए ये मालूम नहीं हो सकता कि ये किसकी मिल्कियत है, इसलिए उसके मालिक से पूछ भी कोई नहीं कर सकता। और ये बैरर सर्टिफिकेट उस नेक बंदे ने एक बैंक के लॉकर में रखे हुए हैं। अब बाकी बातें भी पूछोगे, बस यूं ही समझो कि उस नेक बंदे और मुझ गुनाहगार के दरमियान राज की बात है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन फैयाज की आंखें तेजी से फैलती चली जा रही थी। तो तुम्हें कैसे मालूम हो जाता है? क्या तुम कोई जिन हो, भूत हो, क्या हो तुम? फैयाज ने फटे फटे लहजे में कहा। क्या मालूम हो जाता है? इमरान ने मासूम बनकर पूछा। उसी लम्हे पर्दा हटा और एक नौजवान आदमी अंदर दाखिल हुआ और फैयाज ने उतनी तेजी से होंठ भींच लिए जैसे उसके होंठों में कोई खुदकार मशीन लगी हुई हो। आने वाले ने बाकायदा सैल्यूट किया। ये अली इमरान है, सर रहमान का लड़का, और इमरान ये इंस्पेक्टर जमील है। फैयाज ने इस तरह तारुफ की रस्म अदा की जैसे तारुफ कराते हुए साथ साथ खून के घूंट भी पी रहा हो। मैं जानता हूँ सर, इंस्पेक्टर जमील ने मुस्कुराते हुए कहा। बैठो इंस्पेक्टर, डैडी और सुपरिटेंडेंट फैयाज दोनों तुम्हारी कारकर्दगी की बड़ी तारीफ कर रहे थे। इंटेलिजेंस में तुम जैसे फर्शनास अफसरों की बेहद जरूरत है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फैयाज के चेहरे का रंग तेजी से बदलने लगा। ये मेरे ऑफिसरान की मेहरबानी है जनाब, मैंने तो इन्हीं से ही सीखना है, जमील ने खुश होते हुए कहा। वो कार्ड कहाँ है जिस पर अजीब से परिंदे की तस्वीर बनी हुई है? इमरान ने पूछा। मेरे पास है जनाब, इंस्पेक्टर जमील ने जल्दी से कोट की अंदरूनी जेब से एक कार्ड निकालकर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ओ, टेक्साट की तस्वीर, इमरान ने तस्वीर देखकर बड़बड़ाते हुए कहा तो फैयाज और इंस्पेक्टर जमील दोनों चौंक पड़े। टेक्साट, ये क्या होता है? फैयाज ने हैरत भरे लहजे में कहा। फिक्र न करो, टेक्साइल का मुखाफिफ नहीं है, ये परिंदे का नाम है जो ऑस्ट्रेलिया के इंतहाई घने जंगलों में पाया जाता था, मगर अब इसकी नस्ल नायाब हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के कदीम बाशिंदे इसे मुकद्दस परिंदा कहते थे, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। कमाल है साहब, आपको इस कदर मालूमात है कि सिर्फ तस्वीर देखकर आप पहचान गए हैं, वरना मैंने तो जिससे भी पूछा है उसने यही जवाब दिया है कि ऐसा परिंदा तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। इंस्पेक्टर जमील ने हैरान होते हुए कहा। देखा तो मैंने भी नहीं, सिर्फ किताबों में पढ़ा है और उसकी तस्वीर देखी है। तुमने जाकर शहर के परिंदा फरिशों से पूछा होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इंस्पेक्टर जमील ने इस्बात में सर हिला दिया। इसका मतलब है कि तुम वाकई सुपरिटेंडेंट फैयाज के शागिर्द बन चुके हो। बहरहाल ये बताओ कि तुम्हें इस कार्ड के बारे में कुछ पता चला और तुमने डैडी से इस बारे में क्या बात की और अब तक तुमने इस सिलसिले में क्या इंक्वायरी की है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने मुतालिक तंजिया फिक्रा सुनकर फैयाज के भींचे हुए होंठ और ज्यादा भींच गए, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, खामोश बैठा रहा। सर,
जिस औरत का कत्ल हुआ था वो मेरे एक दोस्त की दूर की अजीजा थी। मैं उस दोस्त के साथ उस औरत के घर गया। वहाँ बातों ही बातों में इस कार्ड का जिक्र आ गया कि यह कार्ड उस औरत की जाती मेज की दराज से मिला था। जिक्र सिर्फ इस अजीब व गरीब परिंदे की वजह से हो रहा था। मैंने वो कार्ड देखा। परिंदे की तो मुझे भी समझ न आई, लेकिन इतना मैंने देख लिया कि यह कार्ड गैर मुल्की था और इसकी छपाई भी गैर मुल्क में हो सकती है, क्योंकि मेरे वालिद का प्रेस का कारोबार है और मैं तालिब इल्म के दौर में उनके साथ हाथ बटाता रहा हूँ। बहरहाल, कार्ड देखकर जब मैंने पूछा कि ये खातून गैर मुल्क में रही हैं, तो मुझे बताया गया कि वो कभी मुल्क से बाहर नहीं गई। अलबत्ता वो जिस कंपनी में मुलाजिम थी वहाँ उनका वास्ता गैर मुल्कियों से पड़ता रहता था। उस खातून का नाम मिस आसिया था और वो एक होल्डिंग कंपनी में मुलाजिमा थी। उसके साथ ही मुझे बताया गया कि 2 रोज पहले एक गैर मुल्की उनके साथ यहाँ घर पर भी आया था और कई घंटे बैठकर गया है। इसके अलावा कार्ड के नीचे लफ्ज लास्ट भी लिखा हुआ था। चुनांचे मेरे जहन में ख्याल आया कि ये कहीं मिस आसिया के लिए लास्ट वार्निंग तो ना थी। हो सकता है कोई अहम मसला हो और मिस आसिया ने लास्ट वार्निंग के बावजूद वो काम ना किया हो। चुनांचे मैं वो कार्ड साथ ले आया। सुपरिंटेंडेंट साहब टूर पर थे, इसलिए मैं बड़े साहब से मिला और उन्हें कार्ड दिखाकर उनके सामने अपने खदशात जाहिर किए तो उन्होंने तफसीली इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सुपरिंटेंडेंट साहब ने भी इंक्वायरी मेरे सिर में डाल दी। अब तक मैंने जो इंक्वायरी की है उससे तो कुछ पता नहीं चला, ना ही वो गैर मुल्की मिला है, ना उस कंपनी के मुलाजिमीन से कोई बात मालूम हुई है। परिंदा भी किसी से न पहचाना गया था। अब मैं सोच रहा था कि दारुल हुकूमत के सब टैक्सी ड्राइवरों से मिलकर उन्हें इस गैर मुल्की का हुलिया बताकर पूछ-गुछ करूं। होटलों में से तो कुछ पता नहीं चला। वो गैर मुल्की मिल जाए तो शायद कोई खास बात सामने आ जाए। इंस्पेक्टर जमील ने इंतहाई संजीदगी से तफसील बताते हुए कहा, तुम्हारा ये टैक्सी ड्राइवरों वाला आइडिया अच्छा है, लेकिन अगर उस गैर मुल्की ने मेकअप कर रखा हो और अब उसका चेहरा बदल चुका हो तो फिर? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी एक खास निशानी मुझे मालूम हो गई है सर, कि उसका दाया कान आधे से ज्यादा कटा हुआ है और मेरे नजदीक ये खास बात है। इंस्पेक्टर जमील ने कहा, ओके ठीक है, काम जारी रखो, फिलहाल ये कार्ड मेरे पास रहने दो, हो सकता है मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। इमरान ने कहा और कार्ड जेब में डाल लिया। अब तुम जा सकते हो। फैयाज ने सख्त लहजे में इंस्पेक्टर जमील से कहा और इंस्पेक्टर जमील ने उठकर सलाम किया और फिर वो तेजी से मुड़कर दफ्तर से बाहर चला गया। ख्वामखा का अजाब, पुलिस जाने और उस औरत का कत्ल जाने मुसीबत डाल दी है हमारे गले में, फैयाज ने गुस्सीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। सुपरिंटेंडेंट फैयाज, बहुत बड़ा केस है और अगर इंस्पेक्टर जमील ने इसे हल कर दिया तो जानते हो क्या होगा? इमरान ने इंतहाई संजीदगी में कहा, क्या होगा? बस शाबाश मिल जाएगी और क्या होगा, मिलती रहे। फैयाज ने मुंह बनाते हुए कहा, डैडी मुझे कह रहे थे कि वो सोच रहे हैं कि चीफ सुपरिंटेंडेंट का नया ओहदा इंटेलिजेंस ब्यूरो में कायम करे और किसी नौजवान जहीन इंस्पेक्टर को तरक्की देकर चीफ सुपरिंटेंडेंट बना दे, क्योंकि फैयाज अब बूढ़ा हो चुका है, अब वो काम में दिलचस्पी नहीं लेता। इमरान ने कहा तो फैयाज बेख्तियार उछल पड़ा, ये कैसे हो सकता है? जूनियर इंस्पेक्टर चीफ कैसे बन सकता है? मैं उसकी गर्दन न तोड़ दूंगा, मैं अदालत में चला जाऊंगा। फैयाज ने कहा, उस कानून का तो तुम्हें इल्म ही होगा कि किसी बड़े कारनामे पर किसी जूनियर को भी तरक्की दी जा सकती है, और मुझे ये केस काफी बड़ा नजर आ रहा है, और अगर मैंने थोड़ी सी मदद कर दी इंस्पेक्टर जमील की तो यकीनन वो चीफ बन जाएगा, और लड़का खासा ताबेदार नजर आता है। इसलिए इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसकी मदद करोगे और उसे चीफ सुपरिंटेंडेंट बनाओगे? तुम खुद गर्ज कमीने, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। फैयाज ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुमने तो सारे अकाउंट बंद करके रकम अस्पतालों को दे दी है, और तुम्हारी तनख्वाह तो भाभी सलमा के आधे महीने का खर्च भी पूरा नहीं कर सकती। आखिर मैंने भी तो कुछ न कुछ करना ही है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम ब्लैकमेलर हो, पक्के ब्लैकमेलर। ठीक है, करो उस इंस्पेक्टर की मदद, जाओ करो, मैं भी जाकर इस्तीफा दे देता हूँ, जाओ तुम उसकी मदद करो। फैयाज ने इंतहाई झुल्लाए हुए लहजे में कहा, अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। हम दोनों इत्मीनान से सड़क पर बैठकर बच्चों को टॉफियां बेचा करेंगे। सुना है आजकल टॉफियां बनाने वाली इतनी कंपनियां वजूद में आ चुकी हैं कि 6-6 माह के उधार पर माल दे देती हैं। क्या ख्याल है? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, जो मर्जी आए करो, जाओ, बस अब चले जाओ। फैयाज की जुल्लाहट और ज्यादा बढ़ गई। ओके, इंस्पेक्टर जमील का कमरा कहाँ है, इतना तो बता दो। इमरान ने उठते हुए कहा, तो तुम वाकई मदद करोगे उसकी? बैठ जाओ, मैं कहता हूँ बैठ जाओ, वरना मैं तुम्हें गोली मारकर खुदकुशी कर लूंगा, बैठ जाओ। फैयाज ने गुस्से से चीखते हुए कहा, यार तुम अपना मेडिकल चेकअप कराओ, कहीं तुम्हारे दिमाग में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? कभी कहते हो जाओ और कभी कहते हो बैठ जाओ। बेचारी सलमा भाभी किस तरह गुजारा करेगी अगर तुम पागल खाने दाखिल हो गए तो? इमरान ने इंतहाई हमदर्दाना लहजे में कहा और फैयाज ने मेज की दराज एक झटके से खोली
और उसके अंदर से अपना सर्विस पिस्तौल निकाला ही था कि मेज पर पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी। फैयाज ने होंठ भींचते हुए पिस्तौल मेज पर रखा और फिर रिसीवर उठा लिया। यस, फैयाज ने अपनी जहनी कैफियत के मुताबिक फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। क्या हुआ है तुम्हें? ये किस तरह बात कर रहे हो? दूसरी तरफ से सर रहमान की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी और फैयाज बेइख्तियार बौखलाकर उठ खड़ा हुआ। फरमाइए सर। फैयाज सर रहमान की इंतहाई सर्द आवाज सुनकर बुरी तरह बौखला चुका था। मुझे इत्तला मिली है कि इमरान तुम्हारे कमरे में है। सर रहमान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा। यस सर, मौजूद है सर। फैयाज ने उसी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। क्यों आया है यहाँ वो और तुम उसके साथ बैठे वक्त जाय कर रहे हो? ये ड्यूटी टाइम है, समझे? तुम्हें तनख्वाह काम करने की मिलती है, अपने अहमक दोस्तों से गपशप मारने की नहीं मिलती। सर रहमान का लहजा और ज्यादा गुस्सीला हो गया था। इमरान चूंकि मेज की उसी साइड पर बैठा हुआ था जिस कान से फैयाज ने रिसीवर लगाया था। सर रहमान की आवाज वैसे ही ऊंची थी और फिर वो गुस्से में भी बोल रहे थे, इसलिए उनकी आवाज आसानी से इमरान के कानों तक पहुंच रही थी। यस सर, फैयाज ने कहा और फिर उसने रिसीवर रख दिया। ओके, तुम यहाँ बैठकर ड्यूटी दो, मैं जरा इंस्पेक्टर जमील से मिल लूं, इमरान ने उठते हुए कहा। सुनो इमरान, अब तुम इंस्पेक्टर जमील से नहीं मिलोगे, समझे? अब तुम इस बड़े केस में मेरी मदद करोगे, मेरी, समझ गए? वरना, फैयाज ने बुरी तरह होंठ चबाते हुए कहा। लेकिन तुमसे तो मैं मुआवजा ले नहीं सकता, क्योंकि, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बकवास मत करो, तुम जैसे ब्लैकमेलर से भला कौन बच सकता है, मगर मुआवजा उस वक्त मिलेगा जब तुम केस फाइनल कर दोगे। फैयाज ने कहा। मगर केस फाइनल होने तक आज सुलेमान पाशा का क्या करूं? उसने डैडी के पास पहुंच जाना है, बकाया तनख्वाहें लेने, और तुम जानते हो कि फिर क्या होगा। फिर तो कफन दफन के अखराजात तुम्हें अदा करना पड़ेंगे, और तुम जानते हो कि इस महंगाई के दौर में अखराजात कितने बढ़ गए हैं। वो सारा लॉकर भी खाली हो सकता है, इमरान ने बड़े मसमसे से लहजे में कहा। और फैयाज ने होंठ चबाते हुए जेब से बटुआ निकाला और उसमें मौजूद 5 बड़े नोट निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिए और कहा कि मैं इंतहाई मजबूरी से ऐसा कर रहा हूँ, फिलहाल बुकिंग के लिए काफी है, इमरान ने कहा। और 5 नोट इकट्ठे करके वो उठा। मेरे फ्लैट पर आ जाना, ड्यूटी के बाद वहां बैठकर बातें करेंगे, इमरान ने कहा और तेजी से पर्दा हटाकर दफ्तर से बाहर आ गया। ये लो, इन्हें रख लो, मुझे मालूम है तुम्हारा वालिद सख्त बीमार है, उसका इलाज कराओ, इमरान ने सरगोशी के लहजे में चपड़ासी से कहा और 5000 के नोट खामोशी से चपड़ासी की जेब में डाले और तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तारी थी। कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला और कमरे में मौजूद गैर मुल्की बेख्तियार चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। सॉरी बॉस, दरअसल जोश की वजह से ऐसा हुआ है। दरवाजे से दाखिल होने वाले नौजवान गैर मुल्की ने बॉस के चेहरे पर गुस्सा देखकर बौखलाए हुए लहजे में कहा और बॉस बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो उद्दड़ उम्र आदमी था। बैठो, यकीनन तुम्हारे जोश की कोई खास वजह होगी, बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया बॉस, जी हाँ, दरअसल मैंने जीरो फाइल का पता निकाल लिया है, नौजवान ने मेज की दूसरी तरफ पड़ी हुई कुर्सी पर मुअद्दिबाना अंदाज में बैठते हुए कहा। ओ वेरी गुड, फिर वाकई तुम इस तरह दरवाजा खोलने में हक बजानिब थे, पूरी तफसील बताओ। बॉस का चेहरा यकलक चमक उठा। बॉस, फाइल विजारत साइंस के खुसूसी रिकॉर्ड में है और उस पर काम अलबत्ता यहाँ की एक खुफिया सरकारी लेबोरेटरी में किया जा रहा है, नौजवान ने कहा। पूरी तफसील बताओ फोल्डर, मैं पूरी तफसील सुनना चाहता हूँ, बॉस ने होंठ चबाते हुए कहा। यस बॉस, आपको तो मालूम है कि इस फॉर्मूले पर काम यहाँ का मकामी साइंसदान डॉक्टर अरशद कर रहा था और ख्याल था कि फाइल भी उस डॉक्टर अरशद के पास होगी और वो औरत आसिया उस डॉक्टर अरशद की दोस्त थी। चुनांचे उस औरत आसिया से राब्ता कायम किया गया, उसे भारी रकम की ऑफर की गई। उसने वादा कर लिया कि वो ये फाइल डॉक्टर अरशद से हासिल करके हमें दे देगी, लेकिन फिर उस औरत ने उल्टा हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और धमकी दी कि अगर उसे मजीद भारी रकम ना दी गई तो वो हमारे मुतालिक आला हुकाम को इत्तला दे देगी, जिस पर उसे कत्ल कर दिया गया। उसके बाद डॉक्टर अरशद को अगवा किया गया, मगर डॉक्टर अरशद ने बावजूद शदीद तरीन तशद्दुद के यही बताया कि वो इस फार्मूले के बारे में कुछ नहीं जानता। अलबत्ता उसने सिर्फ सुना है कि किसी साइंसदान ने यह फार्मूला इजाद किया है और उसने उस सुनी सुनाई बात को एक साइंस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने दोस्तों में ये कहकर रौब जमाने की कोशिश की कि उसने ये फार्मूला इजाद किया है। बहरहाल डॉक्टर अरशद ने मरने से पहले हमें उस आदमी का पता बता दिया जिससे उसने ये बात सुनी थी। उसे तलाश किया गया, मगर वो आदमी शादी करके हनीमून मनाने मुल्क से बाहर गया है, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ा। कल वो आदमी जो खुद भी वजारत साइंस में एक आला ओहदेदार है, डॉक्टर एजी रजा, वो वापस आ गया। मैं उससे मिला, आदमी शक्ल से ही बेहद लालची लग रहा था, इसलिए मैंने उसे भारी रकम देकर आखिरकार आमदा कर ही लिया
कि वो इस फार्मूले के मुतालिक तफसीलात मालूम करके बताए। अब उसने रिपोर्ट दी है कि फार्मूला वजारत साइंस के खुसूसी रिकॉर्ड रूम में है और उस पर काम एक खुफिया सरकारी लेबोरेटरी में मुकम्मल किया जा रहा है। मगर बावजूद मजीद भारी ऑफर के उसने इस बात से माजरत कर ली है कि वो ये फाइल उस रिकॉर्ड रूम से हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि रिकॉर्ड रूम से फाइल हासिल करने के लिए सेकंड सेक्रेटरी वजारत साइंस जाती तौर पर रिकॉर्ड रूम में जाता है और फाइल लेता है और फिर वापस आकर रखता है, और वो आदमी किसी सूरत में खरीदा नहीं जा सकता। अलबत्ता उसने रिकॉर्ड रूम के महले वकू और उसके हिफाजती इकदाम के बारे में पूरी तफसील बता दी है। फॉल्टर ने कहा, और उसके साथ ही उसने वो तफसीलात भी दोहरा दी। तुम्हारा मतलब है कि हम खुद उस रिकॉर्ड रूम से वो फाइल हासिल कर ले? बॉस ने कहा। यस बॉस, ये सब कुछ आसानी से हो सकता है। फॉल्टर ने कहा। इस सिलसिले में तुम्हारे जहन में कोई तजवीज है? बॉस ने पूछा। यस बॉस, फॉल्टर ने जवाब दिया, और फिर उसने अपनी तजवीज बतानी शुरू कर दी। गुड शो फॉल्टर, तुमने वाकई बेदाग तजवीज सोची है। ओके, अब ये मिशन भी तुम ही मुकम्मल करोगे। बॉस ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मैं भी यही चाहता था बॉस, सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत थी। आप कतई बेफिक्र रहे, आज रात मैं एक्शन लूंगा और सुबह फाइल आपकी मेज पर होगी। फॉल्टर ने इंतहाई पुरएतमाद लहजे में कहा। ओके, बॉस ने कहा, और फॉल्टर उठा और सलाम करके तेजी से मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही उद्दड़ उमर बॉस ने मेज की दराज से एक जदीद साथ का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन दबा दिया। हेलो हेलो, जीवन कॉलिंग चीफ बॉस, ओवर। उसने बार बार कॉल देनी शुरू कर दी। ट्रांसमीटर चूंकि फिक्स फ्रीक्वेंसी का था, इसलिए उसे फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने का तरद्दुद न करना पड़ा था। यस, चीफ बॉस अटेंडिंग यू, नाम बताओ, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। फ्रांसो बोल रहा हूँ चीफ, ओवर। उद्दड़ उमर ने नाम बताते हुए कहा। यस, मिशन की क्या रिपोर्ट है, ओवर। दूसरी तरफ से पूछा गया और फ्रांसो ने फोल्डर से होने वाली तमाम बातचीत दोहरा दी।